तो आज हिंदी की शुरुआत होगी। तो हिंदी का आज पहला दिन आज क्लास चलेगा हिंदी का। और पहले जो होता है थोड़ा सा हिंदी का परिचय के बारे में हम बताएंगे, हिंदी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और इसकी उत्पत्ति से लेकर चलेंगे हम लोग। और जिसमें आपको सामने एनटीपीसी की परीक्षाएँ हैं और जीडी की भी परीक्षाएँ हैं, ठीक है। तो हिंदी स्पेशल पढ़ेंगे, मेंस की भी हिंदी लिखने के लिए आती है। तो हमारा टारगेट जो होता है आरओ और यारो रहता है, परंतु यहाँ जूनियर असिस्टेंट का भी परीक्षाएँ हैं, इसलिए सभी हिंदी को हम सोच रहे हैं शुरू से ही हिंदी आपको पढ़ाएं और शुरू से ही जो होता है हिंदी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज ये हिंदी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो होता है पहले हिंदी को संविधान में कहाँ जगह दी गई है, हिंदी को जो होता है संविधान में हमने कहाँ, किस भाग में, किस आर्टिकल में और जो होता है किस अनुसूची में रखे हैं, वहाँ पर पहले चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हिंदी के हम क्लास जो होता है शुरू करते हैं, आज का हिंदी का पहला क्लास। चलिए पहले देते हैं हिंदी के नाम के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी के नाम के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत सबसे पहले कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान में बनने जा रहा था, मतलब स्वतंत्र क्या हुआ था, मतलब भारत संविधान में जो होता है जब पहली चर्चा हिंदी की हुई थी तो किसने जो होता है सुझाव दिया कि भारत की जो होती जो भाषा होगी, आपको पता है कि जब अनुच्छेद 1 से 4 तक जो होता संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है 1 से, तो वहाँ पर संविधान में सबसे पहले सुझाव किसने दिया कि जो भाषा हिंदी जो होगी राष्ट्रभाषा मानी जाएगी। तो यहाँ पर सुझाव देने वाले पहले जो व्यक्ति थे जिनका नाम आप सुने होंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय। सुझाव दिया कि संविधान में अर्थात राजभाषा, सुझाव दिया राजभाषा का सुझाव दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय। सबसे पहले इन्होंने सुझाव दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाव दिया कि होता है संविधान की जो भाषा होगी अर्थात संविधान जो राजभाषा बनाने का जो रखा जाए राजभाषा होगी वो कौन होना चाहिए, अर्थात हिंदी होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने संविधान में सुझाव दिया। अब उस समय जो होता है संविधान में जब इन्होंने ये सुझाव दिया कि संविधान की जो होता है एक राजभाषा के रूप में जो होता है जो रखना चाहिए उसे हिंदी रखना चाहिए, और राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो प्रस्ताव जो था संविधान के पटल पर किसने ला के रखा, यहाँ पर भी दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाता है कि संविधान के प्रस्ताव, अगर संविधान में जो होता है संविधान के अर्थात कहने का मतलब राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तब वहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, ठीक है, राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान में अर्थात संविधान में सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया, तब नाम लिखेंगे गोपाल स्वामी अयंगर। नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रस्तुत किया तो नाम लिखेंगे गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अब देखिए दोनों लोगों का नाम दोनों जगह क्वेश्चन देखिए अलग अलग पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि संविधान में राजभाषा बनाने का सुझाव किसने दिया था, कि संविधान में जो होता है राजभाषा जो होता है हमारी हिंदी होना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था, सुझाव जो होता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी दिए थे। अगर पूछ देता है कि राजभाषा में बनाने का अर्थात संविधान में राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब गोपाल स्वामी अयंगर ने जो होता है संविधान में पटल पे जो होता है रखा और सभी लोगों ने इसका क्या कर दिया, समर्थन दिया था। तो समर्थन कब दिया था उसी दिन की बात करेंगे, 14 सितंबर 1949 को, ये भी नोट करेंगे आप। 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई संविधान में, 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली, ठीक है, मान्यता दी गई। याद रखेंगे, कहने का मतलब होता है 14 सितंबर 1949 को जो होता है संविधान में जो होता है इसकी मान्यता मिल गई कि चलिए हिंदी जो होती है हमारी राजभाषा होगी, ठीक है। और 14 सितंबर को जो होता है हम लोग क्या करने लगे, 14 सितंबर को जो होता है हम लोग क्या करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने लगेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता मनाते हैं। अब देखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता है हम लोग किससे मनाते हैं, कहने का मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अभी 10 जनवरी बीता है तो हम लोग जो होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाएं, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस कह सकते हैं, इसे कहते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी जो था दिवस हमने मनाया, विश्व हिंदी दिवस को हमने क्या किया, मनाया यहाँ पर, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस हमने मनाया। अब यहाँ देखेंगे विश्व हिंदी दिवस हमने मनाया 10 जनवरी को, याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया था, ठीक है, 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया। और इसकी मान्यता जो था यूएन ने दी थी, नोट करेंगे यूएन ने दी थी, संयुक्त राष्ट्र ने जो था मान्यता दी 10 जनवरी को, ठीक है। और हमारे यहाँ 14 सितंबर 1949 को जो था हिंदी को मान्यता दी गई। तो अब हम क्या करें, हिंदी का। अब जो होता है जब किसी चीज़ को जो होता है मान्यता मिल जाती है तो संविधान के किस भाग में रखा गया, तो वहाँ पर हमने भारतीय संविधान के अगर भाग पूछा जाता है तो हिंदी को जो होता है, हिंदी को जो होता है भारतीय संविधान के भाग 17 में जाकर के वर्णन मिलेगा, ठीक है। भाग 17 में इसको क्या कर दिया गया, रख दिया। अर्थात भाग 17 किसकी बात करेगा, राजभाषा की, ठीक है। आप पढ़ेंगे भाग 17 जो होता है राजभाषा का वर्णन करता है। तो यहाँ पर ले जाकर हमने क्या कर दिया, भाग 17 में जो होता है राजभाषा को रख दिया। तब राजभाषा हमारी हिंदी को भारतीय संविधान के जो था भाग 17 में। और अनुसूचियाँ भी कभी कभी पूछ देता है कि किस अनुसूची में रखा गया। तो अनुसूची की अगर बात करेगा तो अनुसूची देखेंगे तो अनुसूची इसे किस में रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया था, ठीक है। अब देखेंगे भाग 17 अनुसूची 8 में रखेगा। आर्टिकल्स की बात करें तो आप 343 से पढ़ सकते हैं, 351 क तक जो होता चले जाएंगे, 350 क तक जो होता है इसका ऑर्डर मिलेगा। 300 आर्टिकल 300 अनुच्छेद पढ़ेंगे आप आगे, अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, 343 के तहत नोट करेंगे आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अभी हिंदी शुरू कर रहे हैं हम लोग, पहले इसकी प्रारूप को जान लेंगे कब मनाया गया। तो देखेंगे हिंदी का नाम जो था सुझाव, ठीक है, राजभाषा के रूप में जो था हिंदी का सुझाव देने वाले व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। संविधान में राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो होता है संविधान में कि हिंदी होनी चाहिए, संविधान में किसने प्रस्तुत किया, तो आप लिखेंगे गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किए थे। 14 सितंबर 1949 को जो होता है हिंदी को मान्यता मिली और इसी दिन जो होता हम लोग क्या करें, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने जो होता है हिंदी को जो होता है विश्व हिंदी दिवस मनाने 10 जनवरी को मान्यता दी गई, इसलिए जो होता हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे और हिंदी को जो होता भारतीय संविधान के भाग 17 में रखा गया, अर्थात हिंदी को भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा के रूप में रखा गया, अनुसूची 8 में रखा गया। अनुच्छेद 343 में बात करेंगे, 343 लेके 350 क तक चले जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी का रखेंगे। जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में हिंदी के कैसे भाषा की बात कही गई है तो इसका अलग रखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे 343 लिख सकते हैं, अनुच्छेद 343 से 351 क तक पूरा लिख लीजिए, 351 क तक, ठीक है, 351 क तक। और देखेंगे अनुच्छेद क तक तथा आर्टिकल 120 और 210 राजभाषा का प्रावधान है, ठीक, वहाँ चले जाएंगे। 120 और 210 में भी राजभाषा का प्रावधान है, ठीक है, तथा ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 120 और 210 में भी जो होता है 210 में राजभाषा का प्रावधान है, ठीक है, 210 में राजभाषा का प्रावधान मिलता है, देखेंगे, ठीक है, राजभाषा का प्रावधान मिलेगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 343 से लेकर 343-51 तक, ठीक है, 351 तक जो होता है तथा अनुच्छेद 120 में भी है और 210 में भी राजभाषा का प्रावधान आपको मिलेगा आर्टिकल, यहाँ पर देखेंगे तो पूरा तरह से मिल जाएगा। अब देखेंगे 343 के तहत क्या कहा गया, उसमें थोड़ी सी देखेंगे क्या भाषाएं रखी गई। तो यहाँ पर अब ये समझ में आ गया, ठीक है, नोट्स करते रहिएगा। अब हिंदी जब शुरू है तो हिंदी डेली क्लास जो होता है चलेगा। देखिए इसमें चलिए अनुच्छेद 343 क में आर्टिकल अनुच्छेद 343 में देखेंगे 343 में कहा गया जो होता है संघ की राजभाषा जो होती है क्या होगी, हिंदी होगी, ठीक है। संघ की राजभाषा देखेंगे, संघ की राजभाषा, संघ की जो राजभाषा
और इसकी लिपि भी पूछा जाता है, कभी कभी जो होता है लिपि कैसी होती है, तो लिपि भी इसका पूछा जाता है। ठीक है, तो संघ की राजभाषा और लिपि। ठीक है, लिपि राजभाषा जो होगी, वो राजभाषा जो होगी इसमें वो होगी राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और लिपि की बात करेंगे तो इसे हम देवनागरी कहते हैं। ठीक है, देवनागरी कहते हैं। अब देखेंगे लिपि की बात करेंगे तो हम कौन सी लिपि लिखते हैं, देवनागरी। और देवनागरी का विकास जो था कहाँ से हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ देता है। देवनागरी का जो विकास कहाँ से हुआ था, तो इसका विकास के अगर पूछेगा तो आप लिखेंगे ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का लिपा जो था विकास किससे हुआ था, ब्राह्मी लिपि से। नोट कर लेंगे इसमें क्या, ब्राह्मी लिपि। और देवनागरी लिपि का एक नाम और भी हम कभी कभी करते हैं, इसे अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को जो होता है हम क्या कह सकते हैं, अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि। और कभी दक्षिण भारत में जो होता है नंदनागरी लिपि भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की तरफ अगर आप जाएंगे तो इन्हें जो होता है नंदनागरी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में इस लिपि को जो होता है नंदनागरी लिपि, नोट करेंगे, नंदनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो कई नाम से ये कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो कुछ भी पूछ सकता है। आर्टिकल 343 के तहत जो होता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। लिपि की बात करेंगे तो देवनागरी लिपि होगी। इसे जो होता है इसका विकास ब्रह्म लिपि से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ, ब्रह्म लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि को हम अक्षरात्मक लिपि कहेंगे। साउथ में जाएंगे अर्थात दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो इसे हम वहाँ पर जो होता है नंद नागरी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, नंद नागरी लिपि भी कहा जाता है। अब देखेंगे ये तो आर्टिकल 343 की बात करेंगे। आर्टिकल 344 में जो होता है, आर्टिकल अनुच्छेद 344 के जाता प्रथम राजकीय आयोग का जो था राजकीय भाषा आयोग का गठन भी किया गया था 1955 में। उसमें हम जानेंगे। ठीक है, देखेंगे अगर हम लिपि की बात करते हैं 344 आर्टिकल 344 के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत जो होता है 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 लिखेंगे। 1955 के तहत देखिए प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। अब यहाँ देखेंगे इसकी कब क्या पूछेगा कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ 1944 में। इसके अध्यक्षता किसने किया था, कभी कभी पूछता है कि जो होता है इस भाषा की अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता के नाम पूछेंगे। प्रथम राजकीय भाषा आयोग की अध्यक्षता किसने किए थे, तो नाम लिखेंगे। कभी कभी लड़के जो थे बाल गंगाधर खेर, कभी तिलक भी दे देता उसमें, तो कभी कभी बाल गंगाधर खेर अलग है और बाल गंगाधर तिलक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन लिखे थे, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, बाल गंगाधर खेर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो होता है इसकी अध्यक्षता किसने, बाल गंगाधर खेर। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया था, अपनी रिपोर्ट जो होता है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, कभी कभी पूछ देता है कि बाल गंगाधर खेर जो होता है राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 हुआ था और इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर ने किए थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1956, नोट कर लेंगे। 1956 में जो होता है इन्होंने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट को जो होता प्रस्तुत की थी। उस समय कभी कभी क्वेश्चन को कन्फ्यूज करने के लिए जो होता है बच्चों को कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो बताना पड़ता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पूछ सकता है, प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है या प्रेसिडेंट पूछ सकता है अर्थात राष्ट्रपति पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वैसे कंफ्यूजन करने के लिए पूछता है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू को मारेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को मारेंगे। और राष्ट्रपति पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वैसे भी जो था प्रधानमंत्री का यहाँ कोई रोल नहीं था। ठीक है, रिपोर्ट तो किसको सौंपनी थी,
राष्ट्रपति को, ठीक है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति ही अनुमोदन करता, ठीक है, राष्ट्रपति ही जो होता उसको मान्यता देता, यहाँ पर प्रधानमंत्री का नहीं। लेकिन कभी कभी जो होता है, अगर मान लीजिए पूछ लिया कि उस समय प्रधानमंत्री के थे तो प्रथम प्रधानमंत्री ही जवाहरलाल नेहरू थे, तो सभी जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की यहाँ अति आवश्यकता थी, ठीक है, डॉक्टर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर 344 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे, अब इतना जाने गए हम कि अनुच्छेद 343 के तहत जो था संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि की अनुच्छेद होगी देवनागरी होगी। 344 के तहत प्रथम राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। अध्यक्षता कौन किए थे? बाल गंगाधर खेर। खेर रखिएगा, तिलक नहीं, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, तिलक भी दे देता विकल्प में। तो बाल गंगाधर खेर जो होता अपनी रिपोर्ट जो होता 1956 में प्रस्तुत की थी। उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति थे, उसे मान्यता। तो जान गए 343, 344। अब देखेंगे 300 जो होता है, कभी कभी जो होता है 350 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 350 में क्या कहा जाता है देख लेंगे, तो ये जाने हम चलेंगे, देखेंगे आर्टिकल 350 जो था। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था, अब आपको आपकी बता दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी में जीएस में पूछा गया था, याद रखिएगा। देख लीजिए पेपर उठा करके, आरओ और एआरओ का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी के नाम से ही पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर जो होता है बाल गंगाधर खेर ही पूछा गया था, देख लीजिए उठाकर, जीएस में पूछा गया था। तो ये मत सोचिए कि हम हिंदी पढ़ा रहे थे जीएस का क्वेश्चन, जीएस का ही क्वेश्चन है ना, हिंदी का तो मान्यता अभी तो हिंद मान लीजिए जीएस ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाल गंगाधर खेर। तो गलती नहीं करना है, अगर समीक्षा पेपर दे रहे हैं आरओ का तो गलती नहीं करना, आपको सारे पढ़ना कि ये नहीं यहाँ से, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हिंदी में ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये जीएस का क्वेश्चन है तो जीएस में ही पूछा जाएगा, हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कोई बात है। हिंदी का क्वेश्चन जीएस में जा सकता है, आपसे क्वेश्चन सिलेबस में डाल दिया तो कहीं से कुछ भी वो पूछ सकता है। चलेंगे 350 की बात करेंगे, अनुच्छेद 350, आर्टिकल 350 क में क्या कहा गया। यहाँ 350 हमने 351 क तक हमने आपको बताया था, ठीक है। इसके तहत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो नई शिक्षा नीति जो होती है, उसमें बताया गया है कि पहले प्राथमिक स्तर पर जो होता है, जो प्राइमरी लेवल कहा जाए, अर्थात प्राथमिक स्तर पर जो होता है मातृभाषा में शिक्षा का लेना अनिवार्य होगा, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा का जो होता है शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, उससे कोई मतलब नहीं थी। अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो पहली बात है कि उसमें कहा गया है नई शिक्षा नीति में कि मातृभाषा जो होता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। तो आपको हिंदी पढ़ना जो अनिवार्य है, हम तो रहते हो तो कह देते प्राथमिक नहीं, जब तक पढ़ोगे तब तक हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश पढ़ो ना पढ़ो लेकिन हिंदी अनिवार्य, क्योंकि सारे चीज़ में अब सभी देश में देखेंगे, अगर पूरे अमेरिका में जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पर इंग्लिश जो होता है अमेरिकन इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ब्रिटेन में इंग्लिश में, हिंदी का कोई वो है नहीं कि भाई हिंदी पढ़ेंगे। यूक्रेन में जाएंगे तो अगर डॉक्टर पढ़ना है, इंजीनियर बनना है तो पहले 1 साल यूक्रेनी भाषा पढ़ना पड़ता है वहाँ पर, तब इसके बाद आपका कोर्स कराया जाता है। रसिया में जाएंगे तो 1 साल जो होता है पहले वहाँ रशियन भाषा पढ़ना पड़ेगा, वहाँ की भाषा रसिया की भाषा पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद रसिया की भाषा पढ़ेंगे 1 साल, फिर 4 साल का कोर्स है, 1 साल उसका कोर्स सीखना पड़ेगा भाषा की, फिर जो होता है तीसरे साल जो दूसरे साल जो होता है आपका कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते भैया कि हमारे यहाँ भी पढ़ने आओ तो पहले 1 साल हिंदी पढ़ो, इसके बाद जो होता है। तो सभी देश अपने भाषा को मान्यता देता है, मतलब सभी देश ये चाहते हैं कि हमारी भाषा पूरे विश्व में फैले, तो हमको भी ऐसा होना चाहिए, हमारी भाषा से बढ़कर किसी की नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 350 का में कहा गया है कि इसके तहत क्या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख, ठीक है। मातृभाषा में जो होता है लिखेंगे मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख किया गया, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख, ठीक है। ये कहा गया कि मातृभाषा में जो था प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख। अब तो शिक्षा का उल्लेख था कि मातृभाषा में जो होता है शिक्षा देना होगा, कि उस समय संविधान बना था तो अलग अलग हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग, कन्नड़ में कन्नड़, ठीक है, तमिल में तमिल बोला जाता था,
ठीक है। अलग अलग जो था साउथ की भाषाएं कुछ अलग थी, लेकिन जो था ये कहा गया जब संविधान में 350 में भैया प्राथमिक स्तर पर जो था मातृभाषा में जो था शिक्षा को लेकर मातृभाषा में आप शिक्षा दे सकते। लेकिन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो होता है ये बताया गया कि भैया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है, बस इतना जानिए। तो ये सबसे बेस्ट ये पहले चीज़ कर देना चाहिए था। तो इसलिए जो था पूरे भारत में जो होता है हिंदी, चाहे नागालैंड में नागा जो कहीं भी अगर बोलते हैं बोडो, डोगरी, संथाली कोई भी, तो ये सारे जो होते हिंदी में ही जो होता रखे जाते। तो चले कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 350 क में देखेंगे, ठीक है, 350 क में हो गया। अब लिखेंगे अनुच्छेद 345 में जो क्वेश्चन आपके समीक्षा में पूछा गया उसी को बता दे रहे, 2-4 आर्टिकल पूछा गया फिर आपको बता दें, ठीक है। 345 में जो होता है राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं को लेकर, ठीक है, राज्य की राजभाषा तथा भाषाएं, राजभाषाएं का उल्लेख है, ठीक है, राजभाषाएं का उल्लेख यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 345 में, ठीक है। यहाँ पर राज की भाषा की बात करेंगे, ठीक है, राज्य की राजभाषा तथा राजभाषाओं का इसमें उल्लेखेंगे। और एक आर्टिकल 346 इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी थोड़ा सा जान लीजिए। अनुच्छेद 346 के तहत, ठीक है, ये आर्टिकल 346 में देखेंगे आप किसी राज्य या संघ की, किसी राज्य या संघ की, ठीक है, कोई भी राज्य हो चाहे संघ की जो होता है कि मध्य संचार की भाषाएं, ठीक है, राज्य और संघ की मध्य के संचार की भाषाएं, मध्य संचार की भाषाओं का उल्लेख है, संचार की भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, भाषा का उल्लेख है, ठीक है, क्या उल्लेख है। तो इतने आर्टिकल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं। तो इतने आर्टिकल आप जो होते हैं देखेंगे, इतने से आर्टिकल जो होता है पूरी तरह से इंपॉर्टेंट रखे जाएंगे, ठीक है। देखिए आरओ और एआरओ में जो होता है केवल 6 चैप्टर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वैसे भी 10 चैप्टर पढ़ा जाए तो बहुत बेस्ट हो जाता है। तो विशेष विश्लेषण, विलोम तो आपको खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और विलोम जो था कुछ शब्द ऐसे होते हैं कठिन जिसमें विलोम को वहाँ पर उसको बता दिया जाएगा। और तो यहाँ पर जो होता है 10 चैप्टरों का केवल होता है, बहुत आसान होता है। उसमें से 3-4 चैप्टर पर्यायवाची और वाची तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, कुछ नियम होते पर्यायवाची से उसको बता दिया जाएगा। लेकिन जो होता है उसमें तो 3-4 चैप्टर ऐसे होंगे जिन्हें आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ाएंगे पूरे विस्तार से। तो चलिए कि पहले आप शुरू करते रहिए। तो 346 के किसी राज्य या संघ की मध्य के संचार की भाषा का जो होता है उल्लेख किया गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि देवनागरी लिपि आई थी। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी देखेंगे कि देवनागरी लिपि आई थी, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख करेंगे कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति का। तो पहले हम देखेंगे हिंदी कहाँ से आई है, इसके बाद जो होता फिर उत्पत्ति की बात करेंगे, चलेंगे। तो आप जान गए संविधान में कहाँ कहाँ से शामिल किया गया, तो अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर संविधान को आप जाने कहाँ पर कहाँ रखा गया था, तो चलेंगे देखेंगे। आप लिपि की बात करते हैं हिंदी। हिंदी में जो होता है देखिए उत्तरी ब्राह्मी लिपि से जो होता है नागरी लिपि का विकास हुआ है, ये भी जान लीजिए। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नोट कर लिख सकते हैं। हिंदी में देखेंगे उत्तरी ब्राह्मी लिपि से देखिए उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है, नागरी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का जो होता क्या हुआ विकास हुआ है, याद रखिएगा। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ। अब देखेंगे उत्तरी ब्राह्मी लिपि का विकास कब हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तरी ब्राह्मी लिपि कब थी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर देखा जाए उत्तरी ब्राह्मी लिपि का विकास, ठीक है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि का विकास जो था 350 लिखेंगे ना, 350 ईस्वी तक जो था उत्तरी ब्राह्मी लिपि कहलाई थी, ठीक है। कब से कब थी, 350 ईस्वी तक इसकी चर्चा थी, याद रखेंगे। 350 ईस्वी तक जो था उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी। इसके बाद वहाँ से चली आई उत्तरी ब्राह्मी लिपि के बाद जो था फिर शुरू हुई गुप्त लिपि। फिर कौन सा शुरू होती है, गुप्त लिपि शुरू होती है। अब 350 तक तो ये चली थी, गुप्त लिपि जो था चौथी से 5वीं सदी तक जो होता है चली थी, ठीक है। चौथी से 5वीं सदी तक चली, ठीक है, चौथी से
5वीं सदी जो तक चली कौन थी? गुप्त। इसके बाद गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका लिपि आई। ठीक है, कौन सी आई? सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि। ठीक है, अब सिद्ध मातृका लिपि जो होता है, और एक और थी कुटिल लिपि जिसे कहा जाता। सिद्ध मातृका लिपि, एक थी कुटिल लिपि, ये भी लिख लेंगे कुटिल लिपि। कभी एग्जाम में पूछता है तो बहुत ज़रूरी होता है इनको जानना। सिद्ध मातृका लिपि और कुटिल लिपि ये जो थी 6ठी सदी से लेकर के लगभग 8वीं से 9वीं सदी तक जो होता है इनका चला था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 6ठी सदी तक, सदी से 8वीं से 9वीं सदी तक जो होता इनका जो होता प्रचलन था। किसकी? कुटिल लिपि का। याद रखिएगा, सिद्ध मातृका लिपि का। ठीक है, 6ठी सदी से अगर देखा जाए, 6ठी सदी ईस्वी से लेकर के जो होता है कुटिल लिपि का जो होता है 8वीं से 9वीं सदी तक जो होता है इनका चलन था। अब हम देखेंगे कुटिल लिपि को 2 भाग में हमने बांट दिया था। देखेंगे ये जो कुटिल लिपि थी 2 भाग में बट गई थी। एक तो नागरी लिपि बटी थी, दूसरा शारदा लिपि बटी थी। देखेंगे कुटिल लिपि के 2 भाग थे। देखिए कौन कौन थे, यहाँ पर देखेंगे। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स करते जाइएगा, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा आप बहुत आसानी से बता देंगे। देखेंगे कुटिल लिपि। ठीक है, कुटिल लिपि। अब कुटिल लिपि के जो होते हैं 2 भाग, ठीक है, जो रखे जाएंगे। अभी क्लास चले, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। कुटिल लिपि के 2 भाग थे। एक तो था नागरी लिपि, ठीक है, और दूसरे जो था शारदा लिपि। 2 भागों में बटा हुआ था, नागरी लिपि और शारदा लिपि। देखेंगे, ठीक है, एक तो कुटिल लिपि के 2 भाग थे, एक नागरी लिपि था, दूसरा शारदा लिपि था। अब देखेंगे नागरी लिपि शारदा लिपि में, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर नागरी लिपि की पूछता है तो इसको 2 शाखाओं में आप बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसके 2 शाखाएं में बांट सकते हैं। एक तो आप बांट दीजिएगा पश्चिमी शाखा, दूसरा आप बांट दीजिएगा क्या? पूर्वी शाखा। ठीक है, 2 शाखाओं में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक तो थी पश्चिमी शाखा, और दूसरी जो थी पूर्वी शाखा। ठीक है, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा 2 शाखाओं में बटी थी, पश्चिम शाखा और पूर्वी शाखा में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी शाखा में कौन कौन से थे, पश्चिमी शाखा में कौन थे और पूर्वी शाखा में कौन थे, ये भी जरूरी था। तो देखेंगे इसमें कौन कौन पश्चिमी शाखा थे। देवनागरी लिपि थी, जो इस समय हम लोग क्या करते हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि थी, और जो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, राजस्थानी थी, गुजराती थी, ये भी सब लिखेंगे। ठीक है, राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, ठीक आप लिखते रहेंगे। गुजराती लिपि, महाजनी लिपि और कैथी लिपि, देख लेंगे। ठीक है, ये जो थे पश्चिमी शाखा में देवनागरी लिपि, राजस्थानी लिपि थी। ठीक है, देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती लिपि थी, महाजनी लिपि थी और कैथी लिपि थी। ये कौन सी? पश्चिमी शाखा में थी। और अगर आप देखेंगे पूर्वी शाखा की अगर बात करेंगे तो बांग्ला, असमी और उड़िया। ठीक है, इसमें थे बांग्ला था, असमी थे और उड़िया। ठीक है, ये 3 लिपियां थी, अर्थात बांग्ला, असमी और उड़िया, ये 3 लिपियां इसमें थी। ठीक है, शारदा लिपि में जो था 3 लिपि में आप बांट सकते हैं। पहले गुरुमुखी लिपि, ठीक है, चलिए लिखिए। गुरुमुखी लिपि, दूसरा गुरुमुखी लिपि लिखेंगे। काश्मीरी को भी इसी में रखेंगे। ठीक है, काश्मीरी लिपि भी लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये भी इसी में कभी कभी
क्वेश्चन पूछता है कश्मीरी लिपि किस लिपि का भाग है। तो कश्मीरी लिपि जो था शारदा लिपि के जो भाग होती है, ठीक है। लहंदा लिपि और टाकरी लिपि, दो लिपि और इसमें रखेंगे, ठीक है। लहंदा लिपि और एक टाकरी लिपि, ठीक है, दो, ठीक है। लहंदा लिपि और टाकरी लिपि यहाँ पर रखेंगे हम लोग। लहंदा और टाकरी लिपि भी जो होता है इसके शारदा लिपि के जो होते भाग थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, कहने का मतलब कुटिल लिपि से ही निकला था। कुटिल लिपि से दो लिपि निकले थे, एक तो नागरी लिपि निकला था, दूसरा शारदा लिपि निकला था। और नागरी लिपि में जो होते दो भागों में बट गया था नागरी लिपि, एक तो पश्चिमी शाखा थी, दूसरा पूर्वी शाखा थी। जो पश्चिमी शाखा थी उसे हम देवनागरी लिपि कहते थे, राजस्थानी लिपि कहते थे, गुजराती लिपि या महाजनी लिपि या कैथी लिपि, इसके इतने भाग थे पश्चिमी शाखा के। पूर्वी शाखा में बांग्ला, असमी और उड़िया थे, ठीक है। जबकि शारदा लिपि को चार भागों में बांटा गया था, गुरमुखी लिपि, ठीक है, कश्मीरी लिपि, लहंदा लिपि और टाकरी लिपि, ये जो थे इसके शारदा लिपि के चार भाग थे। अब हम थोड़ी सी लिखेंगे कि जो देवनागरी की उत्पत्ति हुई, देवनागरी लिपि की जो होती, ये कहाँ से कहाँ तक बनी, हिंदी से। क्योंकि देवनागरी लिपि से जो होता, हमने क्या कहा, पढ़ते हम लोग, हिंदी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। देवनागरी लिपि से हिंदी का हुआ, तो ये देवनागरी की लिपि से हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी कहाँ से कैसे कैसे आई, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कि अब हिंदी का प्रारूप कैसे हिंदी नाम आया, वहाँ पर देखेंगे। तो देवनागरी से हमने क्या किया, हम पढ़ते हैं कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। तो चलते हैं पहला देवनागरी लिपि की चर्चा करते हैं, चलेंगे। हिंदी का विकास आपको बता देंगे, फिर कल से हिंदी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति तो जानना जरूरी होता है। जब आप जानेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तभी तो आप हिंदी पढ़ेंगे, वैसे कैसे आपको हिंदी जो होता है दिखाया जाएगा, है कि नहीं। तो चलेंगे हम लोग देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, चलिए लिखेंगे देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति नहीं, देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे देवनागरी लिपि के जो था, देवनागरी लिपि की जो था व्युत्पत्ति। कहें को की भुला रहे हो भैया, लिख दो, पूरा सेंटेंस में पूरा करो। देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति, इसके दो भाग में बांटेंगे हम लोग। पहला, इसको पहले एक दें, प्राचीन संस्कृति पढ़े होंगे, वहां से पहले लिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, प्राचीन संस्कृत लिखेंगे, प्राचीन संस्कृत, ठीक है। प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृतियों के दो भागों में बांटेंगे। एक लौकिक संस्कृति, पहली प्राकृत थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो भागों में बट गया, लौकिक संस्कृत और फिर इसके बाद प्राकृतिक भाषा, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक, पहली प्राकृतिक लिख सकिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहली प्राकृत, पहली प्राकृत, ठीक है। क्या लिखेंगे, अर्थात लौकिक संस्कृतियां और पहली प्राकृत। आप देखेंगे लौकिक संस्कृतियां और पहली प्राकृत दोनों जब मिले तो एक पाली भाषा का निर्माण हुआ। जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, पाली भाषा का निर्माण होता है। पाली का मतलब हो जाएगा दूसरी प्राकृत का निर्माण, दूसरी प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है। पाली मतलब दूसरी प्राकृत भाषा थी, ठीक है। पहली प्राकृत भाषा और दूसरी पाली। अब इसे देखेंगे, पाली को हमने क्या कर दिया, तीन भागों में हमने बांट दिया। पहला सौरसैनी, अर्धमगधी और मगधी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पहला क्या बढ़ता, सौरसैनी भाषा, अर्धमगधी और फिर हमने क्या, मगधी, ठीक है। अर्धमगधी और मगधी, ये तीन भागों में हमने बांट दिया था। और देखिए सौरसैनी भाषा से उत्पत्ति हुई थी, यहाँ इस क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, यहाँ से आपसे क्या किया गया था, क्वेश्चन जो था पूछा भी गया था। तो देखेंगे आप सौरसैनी को जो होता है दो भाषाओं में हमने बांट दिया। एक तो हमने जो था नागर अपभ्रंश बांटा, दूसरा अर्धमगधी अपभ्रंश पे हमने इसको क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। नागर अपभ्रंश,
और अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश। दो भाषाओं में हमने बांटा, नागर अपभ्रंश और अर्धमगधी अपभ्रंश में, ठीक है, अर्धमगधी अपभ्रंश में। अब देखेंगे नागर अपभ्रंश और अर्धमगधी अपभ्रंश जो होता है, देखेंगे इसमें देखेंगे नागर अपभ्रंश के दो भाग थे, ठीक है, एक तो पश्चिमी हिंदी था, दूसरा पूर्वी हिंदी था, ठीक है। नागर अपभ्रंश के दो भाग थे, देखेंगे इसके दो भाग थे, एक जो होता पश्चिमी हिंदी में बटा, और दूसरे जो था पूर्वी हिंदी में, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ठीक है, दो भागों में बटा। नागर अपभ्रंश के दो भाग थे, एक तो पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी। और जब हमने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को जब हमने दोनों को जो होता है मिला दिया, तब यहाँ पर उत्पत्ति किसकी केवल मानी गई? हिंदी की। तब यहाँ बनी कौन सी भाषा? हिंदी भाषा आ गई, ठीक है। तो आप जान गए कहाँ हिंदी कहाँ से लाया गया। तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। यहाँ से पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, प्राइमरी एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यहाँ से जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो था पूछा गया था। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यही पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा कहाँ से हुआ है? सौर सैनी, अर्धमगधी या मगधी से। तो सौर सैनी से हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर पूछा गया था पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ था, अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है, या जो होता अर्धमगधी से हुआ है, या मगधी से हुआ है, ठीक है, या जो था नागर अपभ्रंश से हुआ, चारों विकल्प दे दिया था। तो यहाँ पर जो था पश्चिम हिंदी का जो होता पश्चिमी हिंदी या हिंदी का विकास जो था अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाता है हिंदी का विकास पूर्वी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी को मिला करके हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो एग्जामिनर कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है किसी तरह से, लेकिन अब इसमें बहुत जानना जरूरी होता है कि हिंदी का इसमें रखा जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हिंदी। अब थोड़ी सी और भी देख लेंगे हिंदी का। अगर हम ये ढांचा बना रहे हैं तो हिंदी के देखेंगे कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में और दक्षिणी हिंदी में क्या अंतर, थोड़ी सी वहाँ पर देख लेंगे कि वहाँ के कौन कौन सी हिंदियाँ कहाँ बोली जाती है। जैसे कई राज्य हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जो होता है अलग अलग कौन सी हिंदी कहाँ बोली जाती है, कहाँ पूर्वी हिंदी बोली जाती है, कहाँ पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, कहाँ दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। ये भी जानना जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेट में पूछा जाता है प्राइमरी एबिलिटी टेस्ट में। तो अगर हम पढ़ा ही रहे हिंदी को तो थोड़ी सी और भी पढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पर एक शाखा में। तो इसके बाद कल से हिंदी जो होता हमारा शुरू हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी और भी देख लेंगे इसमें कि कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा का विकास की 4 भाषाएं थी, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास की 4 भाषाएं थी। हिंदी भाषा के विकास की 4 भाषाएं थी, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास की जो थी 4 भाषाओं की चर्चा की गई थी। अब देखेंगे इसमें 4 भाषाएं कौन कौन थी, तो इसमें ये भी लिखा जाएगा। तो पहली जो भाषाएं थी वो थी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसके बाद आप चले जाइएगा पश्चिम की तरफ आइएगा, पश्चिमी हिंदी, सामने उसके पूर्वी के सामने कौन होता है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। फिर चले आएगा नीचे दक्षिणी भारत, दक्षिणी हिंदी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दक्षिण हिंदी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? पूर्वी हिंदी और दक्षिणी हिंदी, ठीक है। और एक हिंदी जो थी हिंदुस्तानी हिंदी थी। हिंदुस्तानी हिंदी कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है, थोड़ी सी यहाँ देखेंगे। हिंदुस्तानी हिंदी। अब यहाँ इसकी बात अगर हम कर देते हैं, इसको पहले ही चर्चा कर देंगे। आपको जो होता है दिल्ली से लेकर के, अर्थात 2 आप से लेकर के, 2 आप मतलब होता नदी, 2 नदियों के बीच से लेकर, अर्थात 2 आप से लेकर दिल्ली तक जो बोली जाती है वो हिंदी नदी बोली जाती है। इनके बीच में जो बोला जाता है 2 आप से लेकर के दिल्ली तक जो भाषाएं बोली जाती है वो हिंदुस्तानी हिंदी बोली जाती है। कौन सी? हिंदुस्तानी हिंदी बोली जाती है। यहाँ पर भी देखेंगे कि हिंदुस्तानी हिंदी बोली गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन से भाग होते हैं। 2 चीज़, पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं पूर्वी हिंदी में। तो हमें पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं बोली जाती, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्वी हिंदी में अवधी, देखेंगे अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो होते हैं 3 भाषाएं। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन बोली जाती है? राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, गुजराती, राजस्थानी गुजराती हो गया, पंजाबी, कन्नौज की भाषा अर्थात राजस्थानी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, और यहाँ पर लिखेंगे बुंदेली बोली जाती है, बुंदेली। ब्रज भाषा को भी यही में लिखेंगे, ब्रज भाषा और बंगला, ठीक है, और बंगला ये देखेंगे, अर्थात बांग्ला भाषा, ब्रज भाषा और बांग्ला भाषा। तो ये जो होता है राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई, कन्नौजी हो गई, ठीक है, बुंदेली हो गई और ब्रज भाषा हो गया, बांग्ला हो गया, ये सभी जो होता है ये पश्चिमी हिंदी के भाग होते हैं। किसके होते हैं? पश्चिम हिंदी के जो होते हैं भाग होते हैं। समझ गए? चलिए देखेंगे पश्चिम हिंदी के भाग। और यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी भारत में कौन कौन जाएगा। देखिए दक्षिणी भारत में आप चले जाइएगा, मध्य प्रदेश से शुरू करिएगा, मध्य प्रदेश, बम्बई, कांची, मैसूर, ठीक है, देखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मुंबई, कांचीपुरम और मैसूर, ठीक है, ये मैसूर, यहाँ पर ये चले जाएंगे, ठीक है, ये चले जाएंगे दक्षिणी भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में जो होता है मध्य प्रदेश में, मुंबई, कांची और मैसूर में जो होता है ये जो होता है दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। तो और हिंदुस्तानी जो होता है दोआब से लेकर के दिल्ली तक चले जाएंगे। तो कहीं से भी कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में, कहीं से कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कहाँ से किसकी जो होती उत्पत्ति होती है, इसके बातें। लेकिन एक चीज़ और थोड़ी सी जान लेंगे, 2 चीज़ें और हिंदी में आप जानिए। क्या होता है यहाँ पर कि भारतीय भाषाओं का एक परिवार होता है जिसे भारतीय भाषाएं कहा जाता है। इसमें 4 भाषा जो होता है, 4 भाषा के परिवार में, 4 भाषा परिवारों में जो होता है 2 भागों में बांटा गया, या आप 4 भाषाओं के परिवार में भी जो होता है आप बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, आप चलेंगे, देखिएगा इसे, भारतीय भाषाएं, यहाँ पर देखेंगे भारतीय भाषाएं, देखेंगे भारतीय भाषाओं को हम जो होता है 4 भाषा परिवारों में बांट के अध्ययन करेंगे। 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है, 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भाषा परिवारों में बांटा गया। पहले देखेंगे हम लोग आर्य भाषा का परिवार, चलेंगे, पहला देखते हैं आर्य भाषा का परिवार, ठीक है, आर्य भाषा का। अब ये क्वेश्चन होता है कि आर्य भाषा का परिवार किससे है, तो इसका संबंध जो होता है आर्यों से मिलता है। अगर इसकी संबंध की बात करता है तो इसका संबंध जो होता है आर्यों से मिलता है, ठीक है। अगर इसकी हम संबंध करेंगे, आर्य भाषा के परिवार का अगर संबंध करेंगे, इसका संबंध जो था आर्य था। इसका आधार क्या था? आर्यों की भाषा आप समझते हैं, ठीक है, इसके आधार थे। आर्यों की भाषा क्या था? तो क्या था? संस्कृत, ठीक है, क्या था? आर्य भाषा के जो होते हैं अर्थात आधार क्या इसका था? संस्कृत रखे जाएगा, ठीक है। दूसरा जो भाषा परिवार होता है द्रविड़ भाषा का परिवार आता है। दूसरा जो था द्रविड़ भाषा का परिवार, द्रविड़ भाषा का परिवार। देखेंगे हमने बताया कि 4 भाषाओं का परिवार आपको मिलेंगे, आपको, ठीक है, 4 भाषाएं का। देखिए हिंदी जो होता है पहले इसी को पढ़ना जरूरी होता है, आप नोट्स बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ से अगर हिंदी पढ़ते हैं तो सारे एग्जाम जो होता है कहीं किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो सब में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी के भी सारे क्वेश्चन जो होता है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर वो भी ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो हिंदी जिसका लोग पढ़ते हैं तो बहुत मेच्योर है कि आप अच्छे से जो होता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना बुझाए कि हिंदी में जो होता कहीं क्वेश्चन छूटिए, चाहे पेट के एग्जाम दें चाहे एसएससी के एग्जाम दें। चलेंगे यहाँ पर आर्य भाषा के परिवार में इसका संबंध आर्यों से था, आधार इसकी संस्कृत थी। द्रविड़ भाषा के परिवार देखेंगे तो अगर हम द्रविड़ भाषा देखेंगे तो दक्षिण भारत में जो बोली जाती है वो सभी द्रविड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है। किधर चले जाएंगे आप? दक्षिणी भारत क्षेत्र में चले जाएंगे, दक्षिणी भारत में लिखेंगे आप दक्षिणी भारत में, ठीक है। अब दक्षिणी भारत में क्या बोली जाती है आप हम तो बता दिए पहले कि दक्षिण भारत में जो होता क्या होती है बोली जाने वाली, तो जो दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली भाषा है वो किसका परिवार होते हैं? द्रविड़ भाषा का परिवार। एक होता आष्ट्रिक भाषा का परिवार, ठीक है। तीसरा जो होता है आष्ट्रिक भाषा का परिवार, आष्ट्रिक भाषा का परिवार। आप पता है जीवन हमने बता दिया समुद्र की तरह है, इसको जितना मथेंगे उतना ही मक्खन इसमें से निकलेगा, ठीक है। जान लीजिए बहुत बेस्ट है कि आप जो होता है हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, मातृभाषा को, तो इसके सारे चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे हिंदी लगभग कुछ में जो होता है इंग्लिश जो होता है अनिवार्य किया है, नहीं तो हिंदी तो सब लगता है हमें सारे एग्जाम में हिंदी मोस्ट अनिवार्य है, ठीक है। चाहे आप पीसीएस के एग्ज़ाम देंगे तो स्पेशली पेपर होगा कि पीसीएस में हिंदी का पेपर, आईएएस का देंगे तो हिंदी पास करना अनिवार्य है, इंग्लिश हिंदी दोनों पास करना अनिवार्य हो जाता। समीक्षा का पेपर देंगे हिंदी तो वहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, पीसीएस में प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, ठीक है। बस आईएएस में प्रीलिम्स में नहीं हिंदी, नहीं तो मेंस में तो हिंदी आपको पास करना ही अनिवार्य होगा। तो कोई भी परीक्षाएँ अगर देते हैं तो हिंदी का बहुत प्ररूप होता है, इसलिए जितना हो सके हिंदी का एक अच्छा नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और हम क्या करेंगे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आप पेट के एग्जाम आने वाला वहाँ पर देंगे, लेखपाल के एग्जाम आने वाला वहाँ पर भी हिंदी का, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें हिंदी अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी को हम अच्छे से पढ़ें और समझें, ठीक है। देखेंगे आप जितना भी पढ़ेंगे हिंदी आप बहुत अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे, आपको कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। एक बार पढ़ लिए और नोट्स बना लिए तो गारंटी देते हैं कि आपको हिंदी दोबारा पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ये चीज़ अरे तुरंत याद हो जाएगा, एक बार रिपीट करके चले जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तभी शुरू करेंगे, अभी तो शुरू कहाँ है तो आप समझ लो एक परिचय कहाँ से उत्पत्ति हुई वहाँ बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो आष्ट्रिक भाषा का परिवार देखेंगे हम क्या करें, आष्ट्रिक जो पूर्वी और मध्य भारत के वन क्षेत्र होते हैं, लिख लेंगे पूर्वी और मध्य भारत के वन क्षेत्र, पूर्वी व मध्य भारत के वन क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी और मध्य भारत के वन क्षेत्र के कहने का मतलब होता है पूर्वी या मध्य भारत के जो होते वन क्षेत्र में चले जाइए या तो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, या कहाँ चले जाइए पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पर भी मिलता है, या पहाड़ी क्षेत्रों में लिखेंगे, या पहाड़ी क्षेत्रों में चलिए, वहाँ पर जो होता है आष्ट्रिक भाषा का परिवार मिलता है, ठीक है। और एक भाषा का परिवार मिलता है चीनी तिब्बती भाषा का परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा जो होता है चीनी, खाने वाली चीनी नहीं, समझ रहे हो ना, तिब्बती भाषा का परिवार, खाने वाली चीनी नहीं समझना यहाँ पर, चीनी तिब्बत भाषा का परिवार, ठीक है। ये देखेंगे चीनी लिखो भैया, चीनी ये लिख लो, ठीक है। चीनी लिख रहे हैं तो चीनी ही अच्छे से लिखो, शुद्ध चीनी तिब्बत भाषा का परिवार जो होता है, ये जो होता है कहाँ से कहाँ पाया जाता है तो चले जाएंगे आप, भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है, लगभग भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो होता है बोली जाती है भाषा ये, ठीक है। भारत के हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है, हम लोग चीनी बोलते हैं भाई, बोली जाती है ना। आधा तो चाइनीज बोलते नहीं, कहते हैं कि में क्या बोलते हैं चाइनीज बोल रहे हो, है ना, इसका मतलब होता है हम लोग चीनी बोलते हैं कुछ भाषाएं के। चलेंगे यहाँ पर देख लेंगे, अब हम समझ में आ गया कि 4 भाषाओं का परिवार कहाँ से है,
देख लेते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। 4 भाषाओं का परिवार है, आर्य भाषा का परिवार है, जिसका संबंध था आर्यों से और आधार क्या थी इसकी, संस्कृति थी। ठीक है, द्रविड़ भाषा का परिवार होता है, दक्षिण भारत से संबंध है। दक्षिण में आस्ट्रिक भाषा का परिवार देखेंगे, पूर्वी और मध्य भारत के वन क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। चीनी तिब्बत भाषा का परिवार चले जाएंगे, उत्तर प्रदेशी क्षेत्र में बोली जाने वाली। ठीक है, यहाँ पर ये भाषा परिवार बोलने वाली यहाँ मिलती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लिपियों की बात कर लेते हैं। आप देवनागरी लिपि देखे लिए, तो लिपि को कितने भागों में बांटा गया थोड़ी सी देख लेते हैं कि लिपि जो प्रमुख लिपियां कौन कौन सी भारत में हैं जो चलती हैं प्रचलन में, तो वो बस आखिरी होगी हेडिंग। इसके बाद कल से हिंदी क्लास ओपन चालू होगा, तो इसको नोट्स बनाइएगा, स्पेशल हिंदी का जो होता नोट्स बनाइएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, प्रमुख लिपियाँ कौन हैं इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख लिपियाँ। ठीक है, देखिए भाई, अगर नए चैनल पर हैं तो आप लेखपाल का तो हम फ्री पढ़ाएंगे अगर वैकेंसी आ गई तो, और हम पीसीएस का जो होता है जीएस तो हम चलाते ही हैं, अभी आरओ का टेस्ट ले रहे हैं, और पीसीएस का जीएस जो होता है चलाएंगे, हो सकता है 21 से या जो होता है 17 जनवरी से रेगुलर जो होता है पॉलिटिक्स शुरू किए थे, बीच में रोके, लेकिन पॉलिटिक्स उसको पूरा करेंगे पूरा। ठीक है, और जनवरी में ही पॉलिटिक्स 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर लेंगे, तो वहाँ पर हम बैच चलाएंगे ही। तो ठीक है, अगर आप नए चैनल पे भैया हो तो बस ये चीज़ करिएगा, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमसे। तो जुड़े रहेंगे तो आप कुछ बताएंगे ना कि यहाँ पर क्या है, और हम बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहली बात है कि जब जुड़ने से, एक दूसरे से जुड़ने से जितनी जंजीर लंबी होगी, अगर इस जंजीर बीच में जो होता अगर कहीं क्रैक आ रही है तो पता चल जाएगा कि कहाँ क्रैक आ रही है, तो एक जंजीर से थोड़ा सा जुड़ने का आसान हो जाता। तो आप हमसे क्या करेंगे, जुड़े रहिए यहाँ पर। ठीक है, और चैनल पर जो होता अगर बने हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि आप लाइक कर रहे हैं हमको कि नहीं। अगर लाइक कर रहे हैं तो भाई पसंद कर रहे हैं हमको। ठीक है, चेहरे को नहीं पसंद करना, चेहरे तो ऐसे भी खराब रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो पढ़ाने का तरीका है या पढ़ाने का मैटर जो आप दे रहे हैं वो पसंद करना है। ठीक है, वो उसको पसंद करिए, हमें नहीं। ठीक है, तो वहाँ लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि किस किस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी महसूस होती है, और उस सब्जेक्ट में टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा हमसे। अगर बताएंगे कमेंट में या टेलीग्राम में ही जुड़े होंगे तो आप बताइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कमजोरियाँ महसूस हो रही हैं, उसको बताइएगा, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, एकदम फ्री निःशुल्क जो होता है यूट्यूब पे आपको सारा बैच फ्री मिलेगा, कोई पैसे वैसे की बात नहीं है। एकदम प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का आपका क्लियर करा देंगे, एकदम फ्री में जो होता है क्लियर करेंगे। और आपको ये भी बता देंगे कि हमने 14 दिन से 15 दिन क्लास आपका लिया था 2024 का पीसीएस पेपर। करंट से जो होता 18 क्वेश्चन हमारे आए थे, आपको प्रूफ भी दिया था, और टेलीग्राम पर है, जाकर के मिला लीजिएगा। एग्जाम से पहले हमने करंट का जो होता है जितनी पत्रिका जितना क्विज कराए थे वहाँ से। ठीक है, और जीएस में भाई हम कमांड नहीं कर पाए थे क्योंकि 15 ही दिन हम आपको पढ़ाए थे, तो जीएस में जो होता हमने क्या कर दिया था 12 से 15 क्वेश्चन जो होता हमने यहाँ जीएस में दिया था। तो यहाँ पर ज़्यादा कुल मिला जुला के हमने अच्छा खासा क्वेश्चन दिया था, 40-45 क्वेश्चन 15 दिन में। तो सोचो प्रीलिम्स से अगर पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो कितना क्वेश्चन देंगे पता है? आप समझ लीजिए कि अगर 150 क्वेश्चन आता है तो 120 तो दे ही देंगे आपको पीसीएस प्री में। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको, तो ये करिएगा केवल भैया, शेयर कर दीजिएगा अदर लोगों से जो होता है, जिससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और ज़्यादा से जुड़ने से मज़ा आएगा तभी, जब ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा डिस्कशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए प्रमुख लिपियों में जो होता है 3 लिपियाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली लिपि हमने आपको बताया कि देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि और गुरुमुखी लिपि, 3 लिपियाँ सिर्फ बात करते हैं। पहली लिपियों की बात करते हैं देवनागरी लिपि, चलेंगे देवनागरी लिपि, चलेंगे देवनागरी लिपि। दूसरी जो होता है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, क्या कौन सी लिपि होती है? खरोष्ठी लिपि होती है। देखिएगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था, इसलिए आपको पढ़ाना अनिवार्य है। देवनागरी खरोष्ठी जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ने वाले हैं नहीं। और जो पूछा जाएगा गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, क्योंकि कम से कम अगर हमने पीसीएस में 15 दिन में 40 क्वेश्चन दिया, तभी समीक्षा का पेपर है नहीं, कम से कम आपको 140 में 120 तो दे ही देंगे पास होने के लिए। तो देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि और गुरुमुखी लिपि, 3 लिपियों की जो होता बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे देवनागरी, खरोष्ठी लिपि। अगर हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की बात, तो हिंदी व संस्कृत की भाषा होती है। हिंदी प्लस संस्कृत,
संस्कृत, ये दो भाषा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे संस्कृत, या इसमें आप एक जगह मराठी, ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। संस्कृत हुआ मराठी, मराठी एक कैसे लिपियाँ लिखी जाती हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, बाएं से दाएं लिख रहे हैं, दाएं से बाएं लिख रहे हैं, इधर से इधर लिख रहे हैं ना, इधर से इधर, तो आप बाएं से लिख रहे हैं दाएं ना, उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, दाएं से बाएं, क्या लिखते हैं, दाहिने से बाएं लिख रहे हैं, बाएं से दाएं लिपि, ठीक है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये लिपियाँ कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। इधर से बाएं होगा, दाएं लिखेंगे, तो आप देखेंगे अगर दाएं से लिखना होगा इधर से लिखेंगे, तो दाहिने से। उर्दू लिखते हैं, देख रहे हो ना, उर्दू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये उर्दू लिखा गया, आप इधर दाहिने से लिख रहे हैं ना, इधर दाहिने से लिख रहे हैं बाएं की तरफ, ठीक है। ये उर्दू लिखा गया ना, इधर से इधर लिखेंगे दाएं से, लेकिन यहाँ हिंदी, संस्कृत, मराठी जो होता है बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। अगर देखा जाए दक्षिण भारत में इसे नंदनागरी लिपि कहती हैं, अभी हमने बताया था देवनागरी भाषा में, देवनागरी को हमने बताया अभी कि दक्षिण भारत में इसे क्या कहते हैं, नंदनागरी लिपि कहते हैं, नंदनागरी लिपि कहते हैं। ये भी जो होता है बाएं से दाएं ही लिखी जाती, इसलिए हमने बताया कि अगर पूछे थे देवनागरी लिपि, सर नंदनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इसको पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख लिया जाए तो इसे जो था खरोष्ठी लिपि जो होती है वो प्राकृत भाषा होती है, वो दाएं से जो होता बाएं लिखी जाती है, ठीक है। ये प्राकृत भाषा जी पढ़ी गई नहीं है, प्राकृत भाषा को जो होता पढ़ा नहीं गया है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो होता दाएं से जो होता बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन प्राकृत भाषा को सबसे पहले पढ़ने में सफलता कहते हैं 1937 में जेम्स प्रिंसेप को मिला था। किसको मिला था, 1937 में जेम्स प्रिंसेप को, यही ना कहते हैं, पढ़े हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम देने जाए तो आप जेम्स प्रिंसेप को जो था पहली बार तक पढ़ने का कोशिश किया था और पढ़ा था थोड़ा मोड़ा, तो आप देखेंगे, ठीक है। दूसरे और प्राकृत भाषा के एक जगह और चर्चा में है, कोई पढ़ने के लिए पढ़ ले रहा है, अच्छा खासा जो होता है बता दे रहा है, और उसका नाम नहीं अभी पेपर में आया था, देखिए उसका नाम भूल गए, बता देंगे आपको, क्लास में चलते रहेगा, ठीक है। और देखेंगे गुरुमुखी लिपि अगर जाएंगे तो इसका श्रेय लिखने का जो होता है गुरु अंगद को जाता है, इसका श्रेय गुरु अंगद को जाता है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का विकास होता है श्रेय गुरु अंगद, देखिए, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का जो श्रेय लिखने के जाता है गुरु अंगद के द्वारा जो होता है इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। गुरु नानक देव की जितनी भी बाणी लिखे थे, गुरु अंगद जो लिखे थे वो किस लिपि में लिखे थे, गुरुमुखी लिपि में लिखे, ठीक है। गुरु अंगद जी की बाणी, ठीक है, लिखेंगे गुरु नानक का बाणी, जितना गुरु नानक की बाणी लिखे थे और गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था, किसके द्वारा, किसका से, गुरु अंगद को। तो गुरु अंगद जी ने अपनी लिपि में अर्थात गुरुमुखी लिपि का विकास जो होता है, इसका श्रेय जो होता है विकास गुरु अंगद को जाता है। उस गुरुमुखी लिपि में जो होता है उन्होंने गुरु नानक की जितनी बाणी थी जो होता गुरु अंगद ने जो होता गुरुमुखी लिपि में लिखे थे। तो ये जो होता है आपकी लिपियाँ हो गई। तो इतनी चीज़ें आपको जो होता पढ़ना है, ठीक है। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ था, संविधान में हिंदी कहाँ रखी गई थी, किस आर्टिकल में, किस भाषा में, कहाँ से उत्पत्ति हुई। आज का हिंदी क्लास सेशन समाप्त हुआ, कल से जो होता आपका चलेगा, बढ़ के यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी जब आपका मान लीजिए कैलेंडर आ जाता है जनवरी में, तो समीक्षा का पेपर अगर मान लो पहले होगा तो समीक्षा वाली हिंदी जो होता है पहले हम क्लियर कर देंगे। आपका जो 10, 8, 6 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होता है वो 6 चैप्टर को आपको क्लियर कर देंगे, तब जो होता है हिंदी का पूरा प्रारूप खत्म करेंगे। अगर नहीं आता है तो हम हिंदी लगातार आपको एक पैटर्न के हिसाब से क्या करते रहेंगे, पढ़ाते चले रहेंगे। तो बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से जोड़िए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। जितने लोगों से ज़्यादा जोड़ेंगे उतने लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे, उतनी हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ते रहेंगे। क्योंकि अभी तो हम नए प्लेटफॉर्म पर आए हैं, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर नए प्लेटफॉर्म पर हम उतरे हैं तो आपको पूरी तरह से पढ़ा देंगे। अब हमें हौसला मिल गया तो हम अच्छे पढ़ा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अगर हमने 15 दिन में 40 क्वेश्चन PCS के दे सकते हैं तो ठीक है। तो हमें समय अगर 3-4 महीना हो गया तो हम 120 देने की हिम्मत रखेंगे और देते रहेंगे आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। लाइक बने रहिए।